Assalamu alaikum, listening viewers. Umeed सब लोग ठीक ठाक होंगे. Welcome to the Gilly Cricket Show podcast. Or on today's episode, we will be talking about Pakistan versus South Africa T20 series that will be played in Pindi. Um, and जो कि स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके बारे में ज़रा बात करेंगे क्योंकि कुछ प्लेयर्स का कमबैक हुआ है जिनका कुछ समझ नहीं आया. व्हाई आर दे बैक, क्योंकि जो रीजनिंग दी गई थी उसके बारे में ज़रा बात करेंगे जो माइक हसन ने रीजनिंग दी थी. बट द बिग न्यूज़ इज़ कि बाबर आजम इज़ बैक इन द T20 स्क्वाड. अपेरेंटली उन्होंने उनको जो असाइनमेंट मिला था कि भाई उनको स्पिन पे काम करना है और स्पिन पे स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, जो कि बिग बैश में होने वाला था. somehow he's back somehow he's back in the T20 setup. I don't know what kind of work he did. क्या उन्होंने शायद जूम क्लासेस दी थी, क्या लिया था जिससे माइक हसन सेटिस्फाई हो गए और उन्होंने बुला लिया वापस. बट द स्क्वाड कॉम्पोजिशन ओवरव्यू जो है अभी वो है कि बाबर आजम इज़ देयर, सलमान अली आगा, साइम अयूब, नॉट श्योर व्हाई ही इज़ देयर. उस्मान खान का कमबैक हो रहा है. अ, उस्मान तारिक का न्यू कॉल है, फ्रेश परफॉर्मेंसेस कमिंग आउट ऑफ द CPL. और साहबजादा फरहान हैं, फ़हीम अशरफ हैं, मोहम्मद नवाज़ हैं, अब्दुल समद कमबैक कर रहे हैं. पेसर्स में शाहीन आफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, जूनियर हैं जो कि एशिया कप नहीं खेले, सलमान मिर्ज़ा हैं, स्पिनर में अबरार अहमद हैं, उस्मान तारिक हैं, और कैप्टन सलमान अली आगा हैं, और विकेट कीपर्स में उस्मान खान और साहबजादा फरहान हैं. नाउ द क्वेश्चन दैट बिकम्स इज, आपने बाबर आजम की जो वापसी आपने करवाई है उस पर थोड़ी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी बात हुई थी जब उनको ड्रॉप किया गया था या उनको इग्नोर किया गया था फॉर द एशिया कप. तो माइक हैसन का एक पॉपुलर स्टेटमेंट था कि ही इज बीन गिवन सम एक्शन आइटम्स कि भाई आप अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करें अगेंस्ट स्पिन एंड देन यू विल बी कंसिडर्ड अगेन फॉर द T20 स्क्वाड. तो आपको लगता है उन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट की है स्पिन के खिलाफ? क्योंकि कुछ समझ नहीं आया उस दौरान और इस दौरान में कुछ ऐसा क्या हुआ कि बाबर आजम की वापसी हो गई. जी, उनको असल में ना वो पिप पे रखा था, अच्छा. परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान पे रखा था उनको और उन्होंने समहाउ जो है वो नॉर्मली जो लोग पिप पे जाते हैं फिर वो फायर होते हैं। फायर होते हैं. मगर ये जो है वो इनको दोबारा बुला लिया गया है। और जो उनको एक्शन आइटम जिसका आपने ज़िक्र किया है वो जो दिए थे उन्होंने, वो उन्होंने पता नहीं शायद नेट्स में उनको शायद वीडियो वगैरह भेजी दिखाया होगी। होगा कि मेरी मिडिल हुई है, बॉल ही हाँ। चेक करो. अ, टेस्ट सीरीज़ को देखते हुए लगा तो नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने इम्प्रूवमेंट की है। हाँ, एक चीज़ का मैंने नोट की है कि उनकी जो अ, एबिलिटी टू स्कोर बाउंड्रीज़ वो एक काफ़ी ऐसी चीज़ थी इस टेस्ट सीरीज़ में मुझे लगा कि अ, इसमें इम्प्रूवमेंट आई है. इसमें इम्प्रूवमेंट आई है इन अ सेंस कि ही वाज़ अटैकिंग अ बिट मोर। सही है। अम, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो जो जिन पिचेस पे टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं पाकिस्तान में वहाँ पे सरवाइव करना कोई आसान काम नहीं है और वहाँ पे आप सरवाइव कर भी नहीं सकते, आपको अटैकिंग ही खेलना पड़ेगा, तो ही आपके रन बन सकते हैं, अदरवाइज़ आप वहाँ पे अगर छक्के लगाने वाली पिचेस नहीं हैं ये। तो तो उस लिहाज से देखा जाए तो वी सॉ अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट जहाँ जिस तरह से ऑब्वियसली जो हाईलाइट ऑफ द सीरीज वाज कि भाई जो उन्होंने 50 मारी वो जिस तरह की उन्होंने बाउंड्रीज मारी उसमें ये वो मगर मैंने अक्रॉस द बोर्ड जो 4 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं उसके अंदर मैंने ये चीज़ नोट की कि ही वाज अ बिट मोर एग्रेसिव। वो थोड़ा हायर स्ट्राइक रेट के साथ टेस्ट में खेलने की कोशिश कर रहा था एंड ही वाज एबल टू स्कोर बाउंड्रीज। इट्स अ शेम कि उससे बड़ा स्कोर नहीं हुआ, बट ये हम्म. कि वो ग्लिम्पसेस नज़र आए थोड़े बहुत। बट मेरा सवाल देखिए मैंने पहले भी बात बोली थी और अब मैं दोबारा ये बात करूँगा कि बाबर आज़म को ड्रॉप करना जो था वो कभी भी क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से नहीं था। सही है, क्योंकि अगर क्रिकेटिंग रीज़न की वजह से ड्रॉप उसका होता तो ये सीरीज़ में वो कभी भी वापस नहीं आता क्योंकि उस दौरान उसने एक T20 भी नहीं खेला। उसने कहीं कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं दी है, वो कहीं किसी ने चलो रिज़वान ने CPL खेला, आपने उसको कंसिडर नहीं किया।
उस्मान खान ने कोई रैंडम वो गनी का टूर्नामेंट वगैरह खेला है, अ, तो अब्दुल समद जो हैं वो भी ऐसी कोई रैंडम यही गनी गनी वगैरह का टूर्नामेंट उन्होंने खेला है। इससे पहले वो पता नहीं वो शाहीन-वाहीन के साथ थे, कहाँ थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस बंदे ने इस दौरान एक टी-20 का मैच भी नहीं खेला और आप उसको वापस लेकर आ गए हैं, तो इसका इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि क्रिकेटिंग रीज़न कोई नहीं थी। आपने एक स्टैंस लिया था। अब वो जिसने भी लिया था, आकिब जावेद ने लिया था, माइक हसन ने लिया था, जिसने भी लिया था, वो आपने स्टैंड लिया, अब वो बैकफ़ायर किया। उससे आपकी परफ़ॉर्मेंसेज़ नज़र आ गई। एशिया कप में आपको थोक भर के गालियाँ पड़ी हैं। आप बजाय इसके कि आप उस चीज़ पे स्टैंड करते, कि नहीं जी हम उन लड़कों को बैक कर रहे हैं, हम जो है ना हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम इसी तरह की क्रिकेट खेलेंगे और हम उसी पे खेलेंगे। तो आपने होम पे उन लड़कों को बाहर करके आपने फिर से आपने वही वाली बात कि आपने यू टर्न मारा, आपने कहा नहीं जी अब हम बाबर आज़म को लेकर आएँगे। कोई मुझे लॉजिकल रीज़न बता दे बाबर आज़म की ये सीरीज़ खेलने की। कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, सही है? आप हारिस के साथ जा सकते थे, सीरीज़ में भी आपको विकेट अब आप मुझे बताएँ ना, अब आप विकेट कीपर आपकी टीम में है ही कोई नहीं। उस्मान खान जो कि एक फ़ारिग विकेट कीपर है, उससे आप विकेट कीपिंग करवाएँगे और आपने बैकअप में शाहज़ादा फरहान को विकेट कीपर रखा हुआ है, आपने कोई स्पेशलिस्ट विकेट कीपर स्क्वाड में रखा ही नहीं है, ठीक है? हारिस की कोई इतनी बुरी परफ़ॉर्मेंसेज़ उस तरह से थी भी नहीं, कंसिडरिंग कि उसका आपने नंबर कितना चेंज किया हुआ है। टीम मैन थे ना वो। टीम मैन थे, उसके वो सैक्रिफ़ाइस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो आपने उनके सैक्रिफ़ाइस का ये सिला दिया कि आपने उनको स्क्वाड से ही बाहर कर दिया। सही है? तो आगे यानी यार कि ज़्यादती है वैसे यार हाँ, यानी कि बहुत ज़्यादती है आपने ये। आपने मैसेज क्या दिया? अब आपने मैसेज ये दिया, ये जो सिर बाबर रिज़वान को गालियाँ पड़ती थी ना शुरू में कि ये ओपन क्यों नहीं छोड़ते, ये नंबर 3 पे क्यों नहीं आते, ये नंबर 4 पे क्यों नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते। ये हरकतें होती हैं, आप लड़कों के साथ करते हैं। आपने लाफिंग स्टॉक बनाया हारिस को, कभी 3, कभी ओपन, कभी 5, कभी 6, कभी आप उसको बैटिंग पे नहीं भेज रहे और एंड रिज़ल्ट क्या हुआ है कि आपने उसको स्क्वाड से बाहर कर दिया, जो कि आपका मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे थे। सलमान अली आगा ने कहा था कि ऐसे प्लेयर के साथ आप मतलब यू कैन नॉट बी हार्श हाँ, हार्श इन द ट्रीटमेंट ऑफ, क्योंकि वो टीम के लिए काफ़ी एडजस्टमेंट हाँ, कर रहे हैं आप। वो बेशर्मी देखें आप उनकी कि वो अब अगली सीरीज़ में कैप्टन बने हुए और हारिस साहब बाहर हो गए। अच्छा, एक मंजन बीच में आ रहा है कि जी कि वो आकिब जावेद जो हैं उनको वो नहीं मान रहे थे, उनको मनाया गया। फिर एक किसी ने शोशा छोड़ा कि जी वो माइक हसन एग्री नहीं कर रहे थे, उनको कन्विंस किया गया। सही है। हर कोई अपनी-अपनी लेकर आ रहा है ना कि भाई ये स्क्वाड अनाउंस हुआ, इसका मतलब है कि सारे एग्रीड थे, ठीक है? वो जिसने भी एग्री किया हो वो एक अलग बात है। अब बंदा पूछे कि भाई कि आपने ऐसा क्या देखा है जिससे आप एग्री हो गए? कोई आपने टी20 के मैचेस उनके देख लिए हों, कोई कोई ने जाके लीग खेली हो, कहीं कुछ कुछ किया हो तो समझ में बात है कि हाँ यार कि उसने होम पे ही सही कोई रैंडम उसने टूर्नामेंट खेला तो जी वो उसने वहाँ पे इतने रन कर दिए कि हम मजबूर हो गए उसको लाने के लिए वापस। ठीक है? बंदे ने कुछ भी नहीं किया और आप उसको वापस लेकर आ गए। अब आप टीम का स्क्वाड आप ज़रा स्क्वाड की कॉम्बिनेशन देखें आप। साइम अयूब, साहबज़ादा फरहान आपके ओपनर हैं। ठीक है? अब बाबर अगर प्लेइंग 11 में आते हैं तो वो नंबर 3 पे आते हैं, ओपन हुँ, तो वो कर नहीं सकते, ठीक है? हुँ। तो उस्मान खान कहाँ फिट होंगे? उस्मान क्योंकि खान फिट ही नहीं होंगे क्योंकि फिर आगे बस आगा सलमान है, फिर उसके बाद अब्दुल समद हाँ, और अब फ़हीम अशरफ है। उस्मान खान अगर फिट नहीं होंगे तो वो स्क्वाड में क्यों हैं? वो तो कोई स्पेशलिस्ट कीपर तो है नहीं कि उनको आपने एज़ अ कीपर रखा हुआ है और अगर वो स्पेशलिस्ट कीपर हैं तो वो प्लेइंग 11 में आते हैं। अगर वो प्लेइंग 11 में आते हैं तो वो कहाँ बैटिंग करेंगे आगे? नंबर 3 पे तो उनका परफेक्ट स्पॉट है वो ओपन पीएसएल में, करेंगे अगर खेलेंगे तो वो। तो फिर साइम कहाँ जाएँगे? साइम बेंच पे आएँगे, क्योंकि साइम साइम कैसे या तो बेंच पे फिर आप जाएँगे? साइम को नीचे रखें और अब्दुल समद को बाहर बैठाएँ। साइम कैसे बेंच पे जाएँगे? वो तो नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। वही यही बात है ना, ठीक है, तो यही बात है ना। कहने का मतलब ये है कि आपने एशिया कप की हार से भी कुछ नहीं सीखा। आपने कोई जो है वो आपने थोड़ी-सी भी वर्किंग नहीं की स्क्वाड के अंदर कि भाई कि हमें क्या चीज़ मिसिंग थी, क्या नहीं था, क्या क्या हमें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अब साइम अय्यूब की बैटिंग फ़ॉर्म अगर कंसर्निंग है, तो अब आप उनको नीचे लेकर आ रहे हैं जस्ट टू फिट इनटू द टीम। हुँ। ठीक है? फिर नीचे से आपने सलमान अली आगा को रखा हुआ है, आपने हसन नवाज़ कहाँ जाएँगे अब?
हसन नवाज खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? भाई मैंने जो प्लेइंग 11 बनाई है ना, उसमें नहीं, मैंने प्लेइंग साइम 11 देखें, प्लेइंग 11 पे तो डिस्कशन होता है ना। नहीं मतलब पॉइंट इज़ के मैं तो मेरा जो टेक है ना इसमें, आई डोंट एग्री विद फिटिंग पीपल इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है? या तो आप प्लेयर को उसके डिज़ायर्ड रोल पे या उसके इफेक्टिव रोल पे खिलाओ, या उसको खिलाओ ही नहीं। क्योंकि इफ ही इज़ बीइंग फिट इन तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मेरे नज़दीक। तो हसन नवाज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट टू मी अम, पाकिस्तान में या इवन क्योंकि ये स्क्वाड ट्राई सीरीज़ के लिए भी अनाउंस हुई है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन पॉइंट ऑफ फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के आपने ये आई थिंक पिंडी में हो रहे हैं गेम्स, राइट? एक पिंडी में, 2 लाहौर में। 2 लाहौर में। आपने पिचेस पे ज़्यादा कोई चेंजेस ज़्यादा होनी नहीं है 1 हफ्ते में। 1 डेढ़ हफ्ते में पिचेस में ज़्यादा कोई चेंजेस आने नहीं है। तो गिव और टेक स्पिन बॉल में थोड़ा ग्रिप होगा। कंडीशंस थोड़ी-सी स्पिनिंग होंगी, जहाँ पे हसन नवाज़ स्ट्रगल करता है, ठीक है? तो आई आई थिंक कि उसको खिलाना इज़ आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। आप साइम को ऊपर लेके चलें, चल गया तो चल गया, वरना उसने नीचे भी नहीं कुछ करना, ऊपर भी कुछ नहीं करना। लेकिन अगर अपने रोल पे ही खेलेगा, शायद क्लैरिटी की वजह से कुछ कर जाए। बट आई डोंट बिलीव इन हैविंग एन ओपनर कमिंग डाउन टू नंबर 5 जहाँ पे आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। एशिया कप में 4-5-6 आपका फारिग गया था। तो नीचे से भला वो शाहीन का जो आके एक्सक्यूज़ मी रन्स मार मार के चला गया था, वरना तो आप तो डेढ़ 150 भी क्रॉस नहीं कर रहे थे एशिया कप में। तो आई थिंक मेरे मेरे नज़दीक अगर आप देखें तो यू हैव टू प्ले प्लेयर्स एट देयर प्रेफर्ड या टेस्टेड स्पॉट। बाबर का ओपन आप नहीं करा रहे हो तो आप उसको 3 पे रखो, 3 से नीचे की ज़रूरत नहीं है। आगा सलमान 4 पे रहें, 4 से नीचे आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर वो वही बात है कि फिर वो बैटिंग आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाती है। क्योंकि आपके पास फ़हीम अशरफ भी हैं, नवाज़ भी हैं, जो कि फ़हीम अशरफ आई बिलीव ही इज़ इन अ गुड फॉर्म। वो एशिया कप में उसने क्या आई थिंक मुश्किल से 5 बॉलें खेली होंगी मैक्सिमम, और उसने आते के साथ छक्के लगाए हैं। तो यू हैव टू रिवॉर्ड दोज़ प्लेयर्स, राइट? आप उनकी पोज़ीशन पे खिलाओ, उनको उनको मैक्सिमाइज़ करो उनके फ़ॉर्म को। बट भाई मेरा एक सवाल है ना, मेरा सवाल ये है कि सलमान अली आगा नंबर 3, मोहम्मद नवाज नंबर 4 और फ़हीम अशरफ नंबर 5 पे क्यों नहीं खेल सकते? तो नीचे से हिटिंग कौन करेगा? तो भाई जो काम ये नीचे से आगे कर रहे हैं, ये ऊपर भी कर सकते हैं। कर तो सकते जब हैं लेकिन जब करते ही नहीं है ना, ऊपर मसला ये चार है। जब 4-5 विकेट लूज करने के बाद इनके छक्के लग रहे हैं, हुँ। तो ये ऊपर आके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहले क्या होता था, पहले हम जो है ना उनको इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे थे। पहले वालों से छक्के इसलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि उनको बॉलें कम मिलती थी। वो कहते थे कि भाई हमें बॉलें ज़्यादा चाहिए। इन्होंने तो प्रूफ कर दिया ना कि इनको बॉलें ज़्यादा नहीं चाहिए। ये नीचे से आके मार सकते हैं। शाहीन भी मार रहा है, फ़हीम भी मार रहा है। स्लो पिचेस पे, पेस बाउंसी पिच पे या जहाँ पे पेस अच्छा आ रहा है उधर की बात नहीं हो रही। यूएई कंडीशन लाइक में जहाँ पे स्लो कंडीशंस हैं, यहाँ पे बॉल थोड़ा फँस के आ रहा है, बॉल ग्रिप कर रहा है, वहाँ पे ये मार रहे हैं। ठीक है? क्वालिटी ऑपोज़िशन के अगेंस्ट नहीं, मगर दूसरी ऑपोज़िशन के अगेंस्ट ये मार रहे हैं। अभी साउथ अफ्रीका ने जो स्क्वाड अनाउंस किया उसके अंदर भी उनके बड़े प्लेयर उस तरह से नहीं है, जिनको हम पहले के ज़माने में कहते थे बीसीडी टाइप टीम अच्छा, उनकी। वो कॉन्सेप्ट भी अब मार्केट से जा चुका है हाँ, ना? वो जा चुका है, अब हाँ, नहीं, अब एग्ज़िस्ट नहीं करता। अब एग्ज़िस्ट नहीं करता वो। क्योंकि मसला ये ना, क्योंकि वो एग्ज़िस्ट क्योंकि इसलिए हम नहीं करता। बीसीटीडी से भी तो खिलाफ कुछ नहीं कर हाँ, पा रहे हैं क्योंकि ना। उनसे भी रन, उनके अगेंस्ट भी रन नहीं हो रहे। पहले ये होता था कि उनके अगेंस्ट रन हो जाते थे, बड़ी वालों से नहीं होते थे। अब उनके अगेंस्ट भी नहीं हो रहे, तो वो बराबर लेवल के हो गए, तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट चला गया। अब कहने का मतलब ये है कि अब आप मुझे कि मैंने जैसे बोला ना कि ये 3, 4, 5 पे क्यों नहीं खेल सकते, बाबर आज़म की क्यों ज़रूरत पड़ी आपको लाने की, ठीक है? अब्दुल समद को आपने क्या सोच के स्क्वाड में डाला है? आप तो उसको फिट ही नहीं कर सकते प्लेइंग 11 में। उसको नंबर 6, वो प्राइमरीली मिडल ऑर्डर का प्लेयर है, 4-5 5 नंबर पे वो आइडियली खेलता है आगे। आप उसको इस जो आपने प्लेइंग 11 बनाई है उसमें तो आप उसको डाल ही नहीं सकते, ठीक है? मैंने तो डाला हुआ है। मैं तो मैं एशिया अपनी प्ले टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं तो मैंने तो एशिया डाला कप हुआ है। से कंपेयर कर रहा हूँ हाँ, ना। यस। एशिया कप से अगर आप कंपेयर करें, तो उसके अंदर हुसैन तलत थे, ठीक हाँ, है? हाँ। हुसैन तलत भी बाहर हो गए, ठीक है? हुसैन तलत बाहर हो गए, फ़खर ज़मान का तो चलो समझ में आता है कि वो
बिल्कुल ही ठप हुए हुए थे। ठप हुए हुए थे वो। फ़खर ज़मान की जगह निकली, हारिस की जगह निकली। अब हारिस को आपने 3 से लेके 8वें नंबर तक आपने हर स्पॉट पे खिला दिया। उस्मान खान के साथ तो आप ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों? वो उसकी वजह ये है कि वो अगर आप उनके स्टैट्स उठा के देखेंगे तो वो 3 के अलावा उनसे कहीं रन ही नहीं होता। हारिस का भी यही सीन है। लेकिन हारिस साहब तो आपने किया ही है। क्योंकि हारिस के साथ आपने इसलिए किया क्योंकि हारिस के पास एक एबिलिटी है कि वो आते ही एट विल छक्के मार मार सकता है। उसे मारे या नहीं मारे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, मगर वो मार सकता है। उस्मान खान के साथ तो नहीं है ना ऐसा। उस्मान खान को तो पूरा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए बना हुआ। ही इज़ मोर लाइक अ बाबर रिज़वान टाइप प्लेयर के जिनको शुरू से बॉलें चाहिए। अनलेस कि आप बिल्कुल फाटा विकेट पिंडी पिंडी वाली बना प्रॉपर्टी दें, भिंडी वाली का। जहाँ पे वो खड़े-खड़े हैंड आई से मारते रहें तो वो मार लेंगे, वरना उनको टाइम चाहिए थोड़ा। सही है? हुँ। तो वो काम तो आप हारिस के साथ, उस्मान के साथ नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो आपने हारिस को किस बात की सज़ा दी? अल्ट्रा अग्रेसिव खेलने की या मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की आपने उसको सज़ा दे दी कि आपने स्क्वाड से बाहर कर दिया। बजाय ये कि आप अपने एशिया कप स्क्वाड में एक इम्प्रूवमेंट लेकर आते कि हाँ यार, हमें 4-5 पे एक एग्रेसर चाहिए, तो चलो भाई आप हुसैन तलत की जगह आप अब्दुल समद को डाल सकते थे कि हाँ यार चलो, थोड़ा-सा बंदा नीचे से आगे एग्रेसिव खेलते हैं, हम वो मिस कर रहे थे तो हम ये इसको डाल देते हैं। ओपनर में आपने जो है वो साहबज़ादा फरहान आपके पास था, आपने फ़खर ओपनर में सही था। हुँ। मुझे नहीं समझ में आया उसको क्यों बाहर निकाला है। आप खिलाते उसको ओपनर, ओपनिंग में तो वो सही था। आपको नंबर 3 का मसला आ रहा था, आप नंबर 3 पे ढूँढते कि हाँ यार चलो, यू नो स सलमान अली आगा नंबर 3 पे खेल सकता है या नहीं खेल सकता, उसको नंबर 3 पे खिलाओ। नवाज़ को थोड़ा-सा पुश दो ऊपर कि भाई तू 4 पे आके खेल, या आप इवन हसन नवाज़ को नंबर 4 पे लाके फिट करते कि ठीक है भाई, तू नंबर 4 खेलेगा। मगर ऐसा अभी यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आ रहा है कि साइम अय्यूब और शाहज़ादा फरहान ओपन करेंगे, नंबर 3 पे बाबर आज़म खेलेंगे, नंबर 4 पे सलमान अली आगा आ जाएँगे, ठीक है? 5, 6, 7 आपका फ्लेक्सिबल होगा। हाँ, आप 5, 6, 7 में आप रखें तो आपके पास नवाज़ है, श फ़हीम है, शाहीन है, ठीक है? 5, 6, 7 आपके ये हो गए, हुँ, ठीक है? अभी इसमें अब आप इस 7 में आप ना अब्दुल अब्दुल समद को जगह दे पा रहे हैं, ना आप उस्मान खान को जगह दे पा रहे हैं, हुँ। ठीक है? और आपने इसमें ना आप हसन नवाज़ को जगह दे पा रहे हैं, ठीक है? तो ये मसले-मसाइल हमारे हर सीरीज़ के स्क्वाड में यही मसला आता है कि आप जो आपके हैंड पिक प्लेयर्स हैं, वो प्लेइंग 11 में जगह नहीं रिटेन कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम सारा ये है। देखें, रिटेन कर नहीं पा रहे, आप रिटेन खुद नहीं करने दे रहे। अगर आप एशिया कप को ऑल इन ऑल अगर आप उसको असेस करें, आप मुझे कैन यू काउंट 5 बैट्समैन जिनकी परफॉर्मेंसेज़ आई हैं? सिर्फ़ शाहज़ादा फरहान था और फ़खर था बस, और तो कोई भी नहीं था। फ़खर के भी ले कुछ आई हैं। लाइक डे इन डे आउट शाहज़ादा फरहान ने रन्स किए हैं, ठीक है? उसके अलावा या शाहीन को आप कह लें, डे इन डे आउट जो उसकी बैट से परफॉर्मेंसेज़ आई हैं, या इम्पैक्टफुल की बात करें तो आप फ़हीम अशरफ को ला सकते हैं, ठीक है? डे इन डे आउट इन 3 बैट्समैन के अलावा कोई भी बैट्समैन ऐसा नहीं था जिसने परफॉर्मेंसेज़ दी हों। शायद साइम फ्लॉप किया, फ़खर फ्लॉप किया, नवाज़ भी मोर और लेस फ्लॉप किया, आपका आगा सलमान फ्लॉप किया, हारिस फ्लॉप किया। तो आपने पनिश किस ग्राउंड्स पे किया? लाइक ऐसा नहीं था ना कि यार टीम के सब ने 20, 25, 30 रन मारे टॉप टॉप 6 में और सिर्फ हारिस था जो आते के साथ घुमा रहा था और पहली बॉल पे दूसरी बॉल पे आउट हो रहा था। ऐसा तो नहीं। कैप्टन से ज़्यादा एग्रेसिव थे, कैप्टन से ज़्यादा रन भी थे उनके, मगर कैप्टन रिटेन हो गए और वो बाहर हो गए। Exactly. My point is कि it's not like a team was performing and Haris was not performing. The team itself was not performing. हुँ, साहबज़ादा फरहान की अगर आपने इनिंग्स देखें तो साहबज़ादा फरहान के ही रन्स थे। वो पावर प्ले में वो भाई साहब आउट होते थे, टीम ठप हो गई। हुँ। फाइनल में क्या हुआ? 10 ओवर में 99 रन आपके और 20 ओवर्स में आपने क्या कितने मारे? 160 या 140? 140 ना, 100। 51 पे 9 हो गए ना आप लोग। हाँ, तो 51 फॉर 9 का क्या मतलब है कि पूरी टीम ने हारा ना, कलेक्टिवली हारा। तो आई आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आपको
वही बात है ना, रिटेंशन की अगर आप देखें तो यू हैव टू रिटेन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मज़े की लॉजिकली। बात मज़े की बात ये देखें, जो अभी आप टॉप 5 बैटर्स की बात कर रहे थे ना, तो टॉप 10 जो हाईएस्ट स्कोरर थे एशिया कप के, उसमें अब 3 पाकिस्तानी हैं, साहबज़ादा फरहान, फ़खर जमान, मोहम्मद हारिस। दो ड्रॉप है, एक रिज़र्व में और एक कंप्लीटली ड्रॉप है, कंप्लीटली ड्रॉप है। जो कि रिजर्व्स को भी आप ड्रॉप ही करें ना। ठीक है, हाँ, जो बंदा एज़ अ स्पेशलिस्ट विकेट कीपर खेल रहा था, जो टीम के लिए सैक्रिफाइस कर रहा था, जो नंबर 3 से लेके नंबर 8 तक पे बैटिंग आके कर रहा है, जिसको कभी बैटिंग भी नहीं मिल रही, वो टॉप स्कोरर था आपका, थर्ड हाईएस्ट रन गेटर था टूर्नामेंट के अंदर, 133 का स्ट्राइक रेट था उसका और 21 की एवरेज थी, 22 की एवरेज कर लें अगर राउंड लगा लें तो, ठीक है? तो वो भाई साहब ड्रॉप हो गए। साहबज़ादा फरहान का 116 का स्ट्राइक रेट था एशिया कप के अंदर, मगर क्योंकि उनके रन ज़्यादा थे, सही है, उनकी 31 की एवरेज थी, तो वो रिटेन हो गए। फ़खर जमान जो हैं वो 120 के स्ट्राइक रेट पे थे, उनकी 30 की एवरेज थी, जो कि साहबज़ादा फरहान से बेहतर स्टैट्स हैं ये, कंसिडरिंग कि आप स्ट्राइक रेट और एवरेज को मिलाएँ, वो रिज़र्व में चले गए। और उनको रिप्लेस करके किसको लेकर आ रहे हैं आप? बाबर आज़म को, जो बकौल इनके इनका जिनसे स्ट्राइक रेट ऑलरेडी कम था। जिनका स्ट्राइक रेट ऑलरेडी कम है, वो डॉट बॉलिंग खेलते हैं, वो स्पिन पे हल्के हैं, वो अपने लिए खेलते हैं, सेल्फ फिनिशिंग है, वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते वगैरह-वगैरह। और ये वही एस्टेब्लिशमेंट है। ये हुँ, वही ये ऐसा नहीं है कि वो चेंज हुआ है, कोई एक बंदा भी चेंज नहीं हुआ है। हुँ, मगर यही आपने घूम फिर के वापस लेकर आ गए। तो भाई ये एशिया कप जो आप हारे हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन्हीं हरकतों की वजह से हारे ना, तो आप एशिया कप में भी ले जाते बाबर को, क्यों नहीं ले गए फिर? जब आप घूम फिर के अपने परफॉर्मर्स को बाहर करके आप उनको लेकर आ रहे हैं, किस वजह से लेकर आ रहे हैं भाई? किसने कहा था आपको लेकर आने के लिए? ऐसे क्या परफॉर्मेंस बाबर आज़म ने दे दी है जिसकी वजह से आपने अपने 2 मोस्ट परफॉर्मिंग प्लेयर्स जो एशिया कप के टॉप 3 टॉप 10 में आ रहे हैं, जो 3 हुँ। पाकिस्तानी हैं उनमें फ़खर ज़मान है और हारिस हैं, वो दोनों बाहर हो रहे हैं और बाबर आज़म आ रहे हैं। फ़खर जो हैं वो ओपन भी कर रहे हैं, नंबर 4 पे भी खेल रहे हैं, नंबर 3 पे भी आ रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बाहर हो रहे हैं वो। वो भी सैक्रिफाइस कर रहे थे ना। तो कहने का मतलब अब अगर आप टॉप 4 तो निकालें ना ज़रा, हुँ, जो भी प्लेइंग 11 बनाएँगे आप, टॉप 4 आपका एक ही जैसा रहने वाला है। शाहज़ादा फरहान, साइम अय्यूब, बाबर आज़म, सलमान अली आगा और ये सारे के सारे एक जैसे प्लेयर हैं। स्टैटिस्टिकली अगर आप देखेंगे, तो इनमें सबसे ज़्यादा अग्रेसिव प्लेयर ही शायद आपको बाबर नज़र आएगा। या तो आपने पूरा इंटेंट का मंजन बेच के अग्रेसिव मॉडर्न डे क्रिकेट ये वो कर करा के आप वही बैक टू स्क्वायर वन पर आके खड़े हो गए। क्या यार, कसम से हमारे लोग यार आप तनकीद ना करें, कहीं हमें भी लीगल नोटिस ना आ जाए। आ समझ जाए भाई, समझ रहे हैं ना आप? हम तो किसी का नाम भी नहीं ले रहे। तनकीद क्या करनी है भाई, हमने कौन सा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उनसे। तो आप लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता, डिविएटिंग अवे फ्रॉम दिस टॉपिक ऑफ पाकिस्तान स्क्वाड सिलेक्शन, उस पे वापस आएँगे। बट अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान्स के ओनर हैं, उन्होंने मशहूर ज़माना स्टेटमेंट्स दिए थे ऑलमोस्ट अ ईयर अगो, आई थिंक। वो कंटिन्यूअसली ले रहे थे वो। बट जो वायरल हुई थी वो वाज़ ऑलमोस्ट अ हम्म, ईयर अगो। हम्म। ऑलमोस्ट अ ईयर अगो उनकी जो स्टेटमेंट्स वायरल हुई थी अबाउट पीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप एंड व्हाट नॉट, और रिसेंटली आई थिंक उनकी जेनिफर लोपेज वाली ट्वीट वायरल हुई थी। तो अम, अभी आपने अपॉलजी वाले देखे अपॉलजी उनका? वाला भी देगा। तो पीसीबी ने अपॉलजी डिमांड की है, उन्होंने वीडियो बना के और ले ली उन लोगों की ना। तो इन सब सिचुएशन को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि हमने पीएसएल 10 के कंप्लीशन के बाद सुना था कि अर्नेस्ट यंग जो फाइनेंस फर्म है, जो वैल्यूएशंस लगाता है,
वन ऑफ द थिंग्स दैट दे डू इज़ पुट वैल्यूएशन ऑन प्रोडक्ट्स। वो वैल्यूएशन लगा रहा है पीएसएल की, और वो तब से हो रही है जब से पीएसएल खत्म हुआ है। पीएसएल खत्म हुए हुए 6-7 महीना हो गया है। इन माय आई थिंक सो, या गिव और टेक रफली। तो 6-7 महीने से मतलब वैल्यूएशन ही लगी जा रही है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। अम, अ, अगर ये कोई इश्यू बनता है, आई थिंक इट्स गोइंग टू हर्ट व्हाटएवर वैल्यूएशन दैट दे आर होपिंग टू गेट आउट ऑफ दिस असेसमेंट। ओवरऑल आई थिंक मैंने ये भी सुना है कि अब आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम नो फ्रैंचाइज़ ओनर हैज़ ओनरशिप एनीमोर, उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। और सलमान नसीर ने भी पॉडकास्ट पे भी अनाउंस किया था कि 6 स्टेडियम्स और 2 टीमें एक्स्ट्रा इनकॉर्पोरेट की जाएँगी फॉर पीएसएल 11। पॉइंट इज़ के आई गिवन कि कितना दे वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट सीज़न, उसके बाद उसको लेके चलें, तो आई थिंक दे हैव डन ऑलमोस्ट लिटिल टू नथिंग टू अचीव दैट। अगर आज 7-8 महीने तक आपकी वैल्यूएशन ही चल रही है, तो आप प्रोक्योरमेंट कैसे कर रहे हो स्टेडियम्स की, रेनोवेशंस की, टीम्स की बिडिंग की? क्या एक एक 1-2 दिन की कहानी थोड़ी है ये। आपका पीएसएल 10 का ड्राफ्ट डिजास्टर्स गया था, अगर आपको नहीं याद हो। भाई, हेड था वो, आप क्या बातें कर रहे हैं? यही बातें कह के तो उसको नोटिस मिल गया लिटरियन को। तो मतलब यार उसकी जो बातें थी ना, आई थिंक वो एज एन एवरेज पाकिस्तानी फैन की तरह वो बातें कर रहा था, और वो सारे उसके जो कंसर्न थे वो दे वर ऑल वैलिड। आई मीन आई स्टैंड। भाई टू द जनरल पब्लिक दे वर वैलिड, मगर पीएसएल मैनेजमेंट ने ये सारी हरकतें शो करके ये दिखा दिया है कि दे कुड केयर लेस व्हाट द जनरल पब्लिक थिंक। वो उन्होंने एक लाला लैंड बनाई हुई है अपनी, वो उसी में रह रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं। अच्छा, आपने ये भी नोट किया है कि जो बंदा पीसीबी से फारिग होता है वो पीएसएल में आ जाता है? बहुत से लोग जो हम्म। पीसीबी की लीडरशिप से या एडमिनिस्ट्रेशन से फारिग होते हैं, उनको पीएसएल की एडमिशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ। तो आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हैं कि जो बंदा मीडियोकर है पीसीबी में, आपने उसको पीएसएल में ट्रांसफर कर दिया फॉर पीएसएल लीडरशिप। तो मीडियोक्रिटी आप वहीं ट्रांसफर कर रहे हो, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द लीग टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड? जबकि आपने पीएसएल की लीडरशिप को अलग ही इसीलिए कहता था कि वो पीसीबी से सेपरेट हो। हाँ, वो दिखाने के लिए अलग किया था, मगर इन रियलिटी वो कभी भी अलग नहीं थी। पीएसएल अभी भी टू दिस वेरी डे इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। आई मीन द पीसीबी इज नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटी। भाई पीसीबी तो चलो डिफरेंट है ना, पीसीबी तो इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। ये तो एक सेपरेट एंटिटी होना चाहिए था टू बिगिन विथ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा था जो कि कलेक्टिव एफर्ट से लॉन्च हो रहा था। आई मीन आई इट्स थिंक मोर लाइक ज़्यादातर अ प्राइवेट एफर्ट्स, या तो कमर्शियल इसमें एफर्ट्स हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट भी थे, इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व था, तो इसको एक सेपरेट एंटिटी होना चाहिए था। इसकी एक डिफरेंट ये इट दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट सपोज टू बी पार्ट ऑफ पीसीबी। ये इंडिपेंडेंटली रन होनी चाहिए थी। मगर बात वही है कि यहाँ हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट तो कुछ भी नहीं होता ना, हर इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ। हुँ। तो वो यहाँ पे भी यही हुआ है, और आपने ओवर द इयर्स उसका रोल आपने पीएसएल का देख लिया कि वो कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। यानी कि आपके हालात ये हो गए हैं कि अब आपसे ड्राफ्ट तक कंडक्ट नहीं हो रहा है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली, एंड लेट अलोन आप लीग को तो छोड़ें। आपसे अगर एक नॉर्मल सिनेरियो में ड्राफ्ट, अगर आप ड्राफ्ट में इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, द कॉन्सेप्ट वाज गुड, ठीक है, ओपन एयर था, आपने एक आइकॉनिक लोकेशन चुनी, दैट दैट वाज अ गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट था, आउटडोर में आए सारी चीज़ें। मगर अगर आपसे ब्रॉडकास्टिंग नहीं डील हो रही वहाँ पे, आपके इक्विपमेंट इश्यूज आ रहे हैं, या जो भी इश्यूज हुए, इट वाज अ पैथेटिक ड्राफ्ट, ठीक है। मगर पीसीबी वाले आपको क्या शो करेंगे, पीएसएल वाले के जी सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप थी। तो घंटा ज़ाहिर है भाई, आप 8 घंटे की ब्रॉडकास्ट करोगे तो व्यूअरशिप तो बढ़ेगी ना। ड्राफ्ट तो 2 घंटे की होती है। हाँ, तो बस वही ना, तो वो देख रहे हैं कि भाई व्यूज़ ज़्यादा थे। सलमान नसरीन ने ऐसी क्या कोई बोंगी मारी थी ना, कि 3.4 बिलियन व्यूअर्स कुछ आई, ऐसी ऐसी कुछ आई मुझे थी। इतना याद है कि वो इस चीज़ को उन्होंने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया कि भाई के जो डिज़ास्टर ड्राफ्ट में हुए थे,
उन्होंने उस पे कोई जस्टिफ़िकेशन देने के या उस पे कोई अपॉलॉजी इश्यू करने के लिए कि भाई के व्यूअर्स का कितना टाइम ज़ाया हुआ, कितना उनका इंटरेस्ट लूज़ हुआ। इतने शौक से जो ड्राफ्ट बैठ के देखते हैं सुबह, हम जैसे लोग पागल जो सुबह-सुबह उठ के हमारे टाइम के लिहाज़ से सुबह-सुबह रातों की नींद हराम करके बैठ के आके ड्राफ्ट देखने बैठे हैं। और वहाँ पे हाल ये था कि जो माइक है नहीं चल रहा। माइक ही नहीं चल रहा, कुछ पता नहीं चल रहा, एक माइक 4 टेबल पे जा रहा है। 4 टेबल पे जा रहा है, अजीब। इट वाज़ बेसिकली जो भी कह लें आप उसको, मैं वो वो वर्ड नहीं कहना डाइवर्सिटी चाह कप रहा। लग रहा था। या डाइवर्सिटी कप भी बेहतर रहता है। डाइवर्सिटी का भी इससे बहुत बेहतर है, ठीक है? हाँ। जो हाल इन्होंने ड्राफ्ट का किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर और आप सीरियसनेस देखें हमारे उस मैनेजमेंट की, कि वो आगे बता रहे हैं कि जी कि इट वाज़ अ सक्सेसफुल ड्राफ्ट और इतने लोगों ने देखा और उसको हमने टीवी पे ब्रॉडकास्ट किया, ये किया, वो किया। तो जब आपका ये लेवल होगा, तो फिर आप क्या बातें कर रहे हैं यार, कि आप क्या इम्प्रोवाइज़ेशन करेंगे और क्या करेंगे? आई थिंक अली तरीन ने शायद कहा था ना कि बाय लॉ पीसीबी या पीएसएल हैज़ टू चूज़ ए लो कॉस्ट प्रोवाइडर, क्योंकि आई थिंक मुझे याद है शायद आई थिंक किसी शो में ही कह रहे थे वो। क्योंकि वो असल में उसका चक्कर ये है कि जितना मैंने इन चीज़ों को फ़ॉलो किया है, वो प्रॉब्लम ये है क्योंकि पीएसएल इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी। वो उस पे जो है क्योंकि पीसीबी उसमें इन्वॉल्व्ड है, तो उस उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से दे दे कैन नॉट स्पेंड एन ओवर एंड टू अ सर्टेन अमाउंट। वो फिर ऑडिट खुल जाएगा और फिर वो लीगल इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो एफबीआर आ जाएँगे। जाएगी। वो जो भी एफबीआर का बंदा तो इफेक्टिवली अभी टीम में बैठा हुआ भी है कोई, हाँ। ठीक है? मीडिया चला रहा है जो भी। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसको नेगेट करने के लिए वो दे गो विद द लोएस्ट बिडर, जो सबसे जिसने सबसे ज़्यादा कम बिड लगाई हुई होगी, उस पे वो चले जाएँगे, कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन द क्वालिटी। तो ये मसला है। अब मसला प्रॉब्लम यही है ना, जब आपके बॉटलनेक्स हैं, जब आप इन्हीं को टेक तो केयर फिर नहीं आप किस मुँह से इतना मिलियंस ऑफ डॉलर्स और हाई वैल्यूएशन करवाना चाह रहे हो? जब आपकी आपकी इंटेंशन है कॉस्ट की, राइट? यू मुझे नहीं डोंट लगता वांट टू ये स्पेंड मनी। ये वैल्यूएशन अभी तक जो नहीं आई है ना, मुझे लग रहा है इसकी वजह यही है कि दोज़ वैल्यूएशंस आर नॉट अप टू देयर एक्सपेक्टेशन। और ये जो सारा ड्रामा जो चल रहा है ना, अरे इन लोगों की हटी इस बात पे होगी, ये तो सही साबित हो रहा है ये। हाँ, नहीं मुझे जो लग रहा है कि ये जो ड्रामा जो अभी शुरू हुआ है, ये जो कि हमने नोटिस भेज दिया और ये वही वाली बात के जो एशिया कप में हुआ ना, कि वो ज़रा ऑफ द फील्ड वाली हरकतें बढ़ा के ज़रा पंप अप कर दो नंबर्स को। तो आप जैसे बता रहे थे कि जी कि एशिया कप 2025 के कितने मिलियन डॉलर इंक्रीज़ हो गए, ये हो गया, हुँ। वो हो गया। ये हरकतें बेसिकली मुझे लग रहा है ये ना इस तरह की चीज़ें करके थोड़ा-सा और इंटरेस्ट बढ़ा के, थोड़ी और जो है ना आउटसाइड नॉइज़ बढ़ा के जो है ना हम थोड़ा बेहतर अपने आप को प्रेज़ेंट कर लें। अदरवाइज़ मुझे लग रहा है जो इनको एक्चुअल जो नंबर्स पहुँचे होंगे अभी प्रीलिमिनरी जो नंबर पहुँचे होंगे, प्रीमैच्योर उसके अंदर इनको नज़र आ गया है कि आपके एक्चुअल वर्थ क्या है एंड इट्स नॉट व्हाट यू थिंक इट इज़। कैसे होगी ना, हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर लीग टू ब्रेक रिकॉर्ड्स? जब आपका माइंडसेट है कि यार हम महँगा नहीं लगा सकते क्योंकि ऑडिट ऑडिट पड़ जाएगा। दैट इज़ सच अ मीडियोकर स्मॉल बिज़नेस टाइप थिंकिंग। ऐसी थिंकिंग कोई स्मॉल बिज़नेस ओनर करता है कि यार अभी बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो लेट मी सेव सम कॉस्ट हियर नहीं एंड वो देयर ताकि मैं लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हूँ। हमारे यहाँ पर वो होते हैं ना, वो उसको कहते हैं ना देसी माइंडसेट, कि बस हाँ, पैसा नहीं लगाना। हाँ। तो ये वही वाली हरकत है कि इन्वेस्ट नहीं करना, बस जो हुआ है उसी से उसमें उसी को मैक्सिमाइज़ करना है बस। तो मैक्सिमाइज़ तो कर लिया आपने, अब आपने बस। इतनी महँगी तरीन 3-3 आपने फ्रैंचाइज़ निकाली ही नहीं है। आई थिंक अली तरीन की बात कर लूँ, आई थिंक मिलियंस ऑफ डॉलर्स 6, 7, 8 मिलियन डॉलर तो देता है वो साल के, सिर्फ़ टीम की ओनरशिप रखने के लिए। और आई थिंक एक तो ख़ैर मुझे ये नहीं समझ में आती कि इन लोगों ने टीम की ओनरशिप्स टीम बंदों को दी भी क्यों नहीं है? लाइक दे इट्स लाइक दे इट्स एज़ इफ लाइक दे आर लीजिंग द नेम। ओ भाई 10 साल की लीज़ निकाली हुई है मैंने। हाँ ना, तो यही तो सारा रोना था। यही तो सारी चीज़ें थी जो फ्रैंचाइज़ीज़ रो रही थी कि भई के जो बार-बार आपको हर साल ड्रामा आपने देखा होगा कि ड्राफ्ट से पहले एक होता है कि जी पीएसएल फ्रैंचाइज़ीज़ खुश नहीं है,
फिर वही बोर्ड मीटिंग होती है, फिर सारे ऑन बोर्ड आ जाते हैं और नहीं हमारी लीग है और ये है और वो है, वो सब हैप्पी गुडी-गुडी हो जाता है सब। तो वो यही बातें हो रही होती हैं कि भाई के इसके अंदर मेजर फ्लॉज़ थे जब ये स्टार्ट हुई थी और उस वक़्त जो है वो क्योंकि ज़ाहिर है कि बेसिकली देखिए इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे ये लीग स्टार्ट हो रही थी ना, इनको खुद भी नहीं पता था कि इस लीग का क्या रिस्पॉन्स आएगा। और क्योंकि ये दे वर एंटिसिपेटिंग कि हाँ यार कि शायद हम इतने सक्सेसफुल ना हों तो मिनिमाइज़ करें लॉसेस को, जितने लॉसेस मिनिमाइज़ होंगे शायद उतना बेहतर हम कर लंबा सकते। थोड़ा-सा जो है वो सर्वाइव कर पाएँ। क्योंकि लीग का रिस्पॉन्स अच्छा आ गया, आई थिंक उस टाइम पे उन्होंने डॉलर का रेट भी कंट्रोल कर लिया था ना? वो उस वक़्त तो वैसे ही कंट्रोल था ना, 2015 में ओवरऑल नेशनली डॉलर का रेट कंट्रोल था, ठीक हाँ, है? तो उस वक़्त इनको पता था कि हाँ भई ये सारी चीज़ें। उसके बाद 2018 ऑनवर्ड्स जो है वो जब वॉलेटिलिटी आई, डॉलर का रेट निकला, हाथ से निकला, चूँकि चेंज हुई चीज़ें सारी, तो इनके लॉसेस बढ़ गए क्योंकि डॉलर जो ये रुपी डॉलर तो प्रोटेक्ट करते हैं ये लोग। रीवैल्यू हो रहा था। हुँ, फिर उन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट किया, आई थिंक इट वाज़ अंडर वसीम खान जहाँ से मुझे याद है, या जहाँ पे उन्होंने डॉलर का रेट वो किया था, लॉक किया था। या 148 या समथिंग पे ये लॉक था कि भाई इससे ज़्यादा अगर होगा डॉलर, तो पीसीबी कवर करेगा। कवर करेगा या उससे ज़्यादा कि वो नहीं लगाएँगे या जो भी था। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ के अब वो नंबर 300 के आस-पास है, हुँ, सही है? और वो अभी भी कंट्रोल्ड है। अभी भी वो कंट्रोल्ड हो रहा है, वो रियल नंबर नहीं है। तो आप ज़ाहिर-सी बात है कि वो जब जो भी वैल्यूएशंस वगैरह करेगा, वो ये सारी चीज़ें भी तो देखेगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये इसीलिए हो रही हैं कि एक एंगल ये है कि भाई कि आप हाइप टीम्स बढ़ा। हाइप बढ़ाओ या फिर एक एंगल ये भी है क्योंकि टीम्स की वैल्यूएशन उतनी हाई नहीं आ रही हैं, तो दे आर बेटर ऑफ बिडिंग फॉर अ लोअर प्राइस कि भाई बजाय कि आप इसको दोबारा रिन्यू करें, भाई अली तेरी को क्या फ़र्क पड़ता है कि उसको मुल्तान मिले या लाहौर मिले या कराची मिले? उसको तो उसको तो टीम चाहिए। टीम चाहिए या उसको एक बेटर नेगोशिएटेड प्राइस चाहिए ना टीम के लिए, हुँ, राइट? वो तो चलो अभी एंटिटी आपकी एक पहचान बन गई है, आइडेंटिटी बन गई है कि हाँ भाई कि अली तरीन है तो वो मुल्तान के ही हैं, या सलमान इकबाल हैं तो वो कराची के ही हैं। बट वो तो कोई सी भी टीम ले सकते हैं अगर प्राइस अच्छी है तो। हुँ, एट द एंड ऑफ द डे आपने तो अपनी कॉस्ट देखनी है ना कि आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। हुँ। तो ख़ैर इस पूरे सेटअप का जो एंड रिज़ल्ट आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ भी नहीं है। ये सारे अभी बैठे हुए होंगे टेबल पे, कुछ दिनों के बाद ही देखिएगा आप कि आए हुए होंगे सब, बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा होगा, बहुत अच्छे से जो है ना वो चीज़ें, वो क्या कहते हैं उनको, वो जो ये हर ड्राफ्ट से पहले जो वो टीम ओनर को पकड़ा देते हैं, कोई मैं मैम नहीं, सोवेनिर्स टाइप चीज़। सोवेनियर्स टाइप हाँ, कुछ दे रहे होंगे अली तरीन को, ये यही सलमान नसीर पकड़ा रहे होंगे उनको, तो अब वही वाली बात है कि दोनों तरफ ये अली तरीन के बाद तो फिर भी पैसा है, उसको पता है दोनों कि भाई में मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ, ये वही वाली कहानी चल रही है सारी। अभी आप देखिएगा ये जो है ना, ये बेसिकली ये सब ऐसी डस्ट सेटल होगी ना तो ये सारे लाइन पे आए हुए होंगे। तो अम, 6 स्टेडियम्स की बात हुई है। फैसलाबाद, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, कराची और पेशावर, और 2 एडिशनल शहरों की बात हुई है, जो कि आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन हूएवर विन्स द बिड, वो डिसाइड करेगा भाई मैं कौन से शहर की टीम बना रहा हूँ। तो वी डोंट क्वाइट नो कि कौन से शहर की बात हो रही है, बट 2 स्लॉट्स ये लोग चाह रहे हैं कि फुल हों। वो कह रहे हैं इंटरेस्ट भी बहुत है। हाँ, अब आई थिंक इसमें शायद ये लोग ऑक्शन कर रहे हैं। ऑक्शन किस चीज़ का? ऑक्शन ये है कि आपने बस स्लॉट पे ऑक्शन मारना है। भाई ये एक स्लॉट है, स्टार्टिंग इज़ फ्रेंचाइज़ के लिए? फ्रैंचाइज़ के लिए, एक स्लॉट है, स्टार्टिंग प्राइस इज़ 500,000, राइट? 500, 600, 700 करके कराते, वो स्लॉट बुक हो गया, ठीक है? अब वो जो जिसने वो स्लॉट जीता, वो डिसाइड करेगा भाई मैंने। तो बेटिंग भी तो यही होती है।
नहीं, आई थिंक इन लोगों ने पहले जो किया था वो उन्होंने शहर एलोकेट किए हुए थे कि भाई कराची की टीम है। फिर सारे फ्रेंचाइज़रों ने कराची पे बिड मारी। कराची की टीम सलमान अली, सलमान अहमद, सलमान इकबाल ले गए। फिर वो लाहौर पे बिडिंग आई, सबने मारी, वो ले गए। ऐसे-ऐसे करके हुई थी। अब इस पे ये है कि इन्होंने 2 ओपन रखे हुए हैं किसी भी टीम, किसी भी शहर का। तो अब वो शहर वही डिसाइड करेगा जो वो स्लॉट जीतेगा। तो जहाँ तक मैंने जितना पढ़ा है आई थिंक ये सिलसिला है कि टीम नेम इज़ अप इन द एयर। स्लॉट्स खोल दिए हैं, आप आके बिडिंग करें, आप अपने फाइनेंसेस शो करें एंड देन यू बिड ऑन इट, यू टेक अप द स्लॉट एंड इट्स अप टू यू कि आप डिसाइड करें कि भाई कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सियालकोट है, अ, गुजरांवाला है, जो भी, व्हिचएवर सिटी दैट दे वांट टू चूज़ दैट्स व्हाट दे गोइंग टू। अम, अभी तक वैसे स्टेडियम्स के बाद जहाँ तक बात है वो ये है कि इमरान खान स्टेडियम अभी तक रेडी नहीं है। Apparently I thought it was ready, but सलमान नसीर कह रहे हैं कि it still has some work left। और I was under the assump excuse me, I was under the assumption कि कराची में मैचेस नहीं होंगे, क्योंकि कराची स्टेडियम जो है वो नवंबर में बेसिकली डिमोलिश हो रहा है और ये रीबिल्ड होगा विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट वन न्यू बिल्डिंग जो चैंपियंस ट्रॉफी में बनी थी। तो देखते हैं किस तरह लेके चलती है, क्योंकि नवंबर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, ड्राफ्ट मोस्ट लाइकली जनवरी में होगी, दिसंबर में होगी। कह तो रहे हैं कि ये लोग वही टाइमलाइन लगाएंगे जो कि पिछले साल हुई थी। तो अप्रैल मई का टाइमलाइन अगर आप देख रहे हैं दैट्स रफली 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में स्टेडियम खड़ा करना, जब इस टाइम पे तो आपके पास आई डोंट थिंक स्टेट उस तरह से इन्वॉल्व होगी जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इन्वॉल्व थी। तो आई डाउट कि ये लोग 6 महीने में कराची का स्टेडियम फुल फुल फ्लैश रेडी हो जाएगा। अबे आपसे बिल्डिंग तैयार नहीं हुई 4 महीने में, आप स्टेडियम कैसे तैयार करोगे यार वो कराची में। मेरे ख्याल से ये करेंगे कि वो फेज़ वाइज़ करेंगे, एक फ़ेज़ वो ऐसा खड़ा कर देंगे जिसमें एटलीस्ट मैचेस हो जाएँ। भाई आपका मुझे अच्छी तरह याद है क्योंकि कराची में क्राउड तो वैसे ही नहीं आता, तो क्राउड से उनको कोई इतना वो है नहीं। वो इतना काम कर देंगे कि भाई कि आपके मैचेस हो जाएँ एंड देन फाइनल वाइनल तो वहाँ पे होगा नहीं, ना ओपनिंग सेरेमनी फाइनल और होगी। भी कराएंगे हाँ, फाइनली। ना ओपनिंग सेरेमनी होगी, ना फाइनल होगा, तो ये सारी चीज़ें तो वहाँ होनी नहीं है। तो इससे बेहतर है कि वो इतना खड़ा कर देंगे कि एटलीस्ट जो कराची के होम मैचेज़ हैं 4-5 वो उनको मिल जाएँ एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा की कहानी नहीं हो। खैर, कमिंग बैक टू द पाकिस्तान टीम सेटअप, हमने काफ़ी प्लेयर्स के बारे में बात की। एक प्लेयर हमने मिस कर दिया जो कि इस पूरे सर्कस में शामिल थे, नसीम शाह। नसीम शाह भी ड्रॉप हुए थे क्योंकि वो डेथ ओवर मार खाते हैं और उनका इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हाई है वगैरह फलाना। आई थिंक उन्होंने सीपीएल भी खेला था, विकेट्स ली थी सीपीएल में। उनका कमबैक बनता था, नहीं बनता था क्या, क्योंकि हारिस तो ड्रॉप हो गए। तो आई गेस टू टू ब्रिंग बैक सम स्टेबिलिटी इन दैट रिगार्ड आप उनको लेकर आए हैं वापस। भाई देखो, यही तो सारा मसला है कि आपने चैंपियंस जो एशिया कप खेलने गया आपने उसके अंदर कौन बॉलर सेलेक्ट किए थे? शाहीन, सलमान मिर्ज़ा, हसन अली, वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ। ये 5 बॉलर थे। आपने हारिस रऊफ़ को ड्रॉप किया, हसन अली को ड्रॉप कर दिया। तो बाकी लोग कैसे ड्रॉप हो गए? हसन अली ने कोई गेम नहीं खेला या 1 गेम खेला एक होगा। गेम बांग्लादेश के खिलाफ खेला था या ओमान के खिलाफ, एक ही गेम 1 खेला था। गेम खेला है उन्होंने। वसीम जूनियर ने 1 गेम नहीं खेला, हुँ, ठीक है? सलमान मिर्ज़ा को ट्राई सीरीज़ में गेम मिला, एशिया कप में कोई गेम नहीं मिला, ठीक है? हुँ, तो ये लोग क्यों नहीं खेल रहे पहले? नसीम शाह कहाँ से आ गए? अब नसीम शाह को डालने का मतलब है कि वो बेंच पे नहीं बैठेंगे, वो प्लेइंग 11 में आएँगे वो। हुँ, एक होता है चलें आपने जैसे वसीम जूनियर है ना, हमें पता है कि वो बेंच पे ही बैठा हुआ होता है। उसको डाल दिया है बेंच पे है, वो प्लेइंग 11 में नहीं आएगा। ये जो प्लेयर्स हैं, ये प्लेइंग 11 में आने वाले प्लेयर्स हैं, क्योंकि इनको सेलेक्ट ही इसीलिए किया गया है। तो मेरा जो डिसएग्रीमेंट है वो यही है कि भाई कि बजाय इसके कि आप नसीम शाह को लेकर आएँ वापस और प्लेइंग 11 में डालें, आप हसन अली को, वसीम जूनियर को, सलमान मिर्ज़ा को इनको प्रॉपर चांस दें, ताकि आप देख लें कि हाँ भाई ये लोग इन कितने पानी में हैं।
हसन अली ने होम पे बांग्लादेश के अगेंस्ट जो पहला मैच खेला था उसमें उन्होंने 5 फॉर लिया था, सही है? उसके बाद वो ड्रॉप यानी कंसिस्टेंटली टीम में नहीं खेल रहे हैं वो। हुँ, तो मुझे वही वाली बात है, यही समझा देना कोई कि भाई कि आपके दिमाग में क्या है? आप कैसे लोगों के चांस यानी कि आप आइडिया लगाते हैं कि भाई किसको कितना चांस देना चाहिए। खुशदिल शाह की पीएसएल बहुत अच्छी गई बैटिंग के लिहाज से, मगर वो टीम का रेगुलर पार्ट नहीं है। वो आते हैं, एक मैच खेलते हैं, उनको बाहर बैठा दिया जाता है, वो बाहर ही बैठ रहे हैं वो जब से आए हुए हैं। तो भाई ऐसे प्लेयर को आप सेलेक्ट ही क्यों कर रहे हो जब आपको उनकी यूटिलिटी कोई नहीं है, आप पे उनको जीरो ट्रस्ट नहीं है, तो आप उनको क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? इरफान जबकि नियाजी थे। खुशदिल शाह वो थे जो चैंपियंस ट्रॉफी में आ गए थे एज़ अ सेकंड स्पिनर। हाँ, और वहाँ भी उन्होंने बैटिंग तो की थी, हुँ, 50 तो एक उन्होंने भी मारी थी, बहुत अच्छी मारी थी उन्होंने 50। हुँ। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपने क्या एक आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपने क्या एक मैट्रिक रखा हुआ है जिस पर आप लोगों को जज करते हैं, प्लेयर्स को जज करते हैं कि हाँ भाई अब सलमान खुशदिल शाह ने एक गेम खेला है पूरे टूर्नामेंट में, एशिया कप के, और ट्राई सीरीज में भी मुझे नहीं लगता उसको कोई गेम मिला है। ऐसे तो नहीं मिला था उसे। एक पूरे ट्राई सीरीज और एशिया कप में उसको सिर्फ एक गेम मिला, उसकी बेसिस पे आपने उसको बाहर कर दिया, क्या है? क्या वजह थी आपने उसको बाहर स्क्वाड से बाहर कर दिया? वही बात है ना, ही वाज़ प्रोबब्ली नॉट गुड इनफ टू बी इन द टीम टू बिगिन तो विथ। फिर आपने रखा हुआ क्यों था पहले? ठीक है, देखो, जब नवाज़ आपका मेन प्लेयर है ना प्लेइंग 11 में, तो उसको खुशदिल शाह का स्क्वाड में होना नहीं बनता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि दोनों एक ही तरह के प्लेयर हैं। हुँ, सही है, एक बॉलिंग में ज़्यादा अच्छा है, एक बैटिंग में ज़्यादा अच्छा है, सही है। तो आपने उस वक़्त या तो गलती की थी, खुशदिल हुँ। शाह को रख के, आप उस वक़्त अब्दुल समद को रख लेते, या आप अभी गलती कर रहे हैं, अब्दुल समद को रख के। इसी तरह आपने बॉलिंग में भी यही किया हुआ है। अब नसीम शाह कहाँ से उठकर आ गए हैं? क्या किया उन्होंने? सीपीएल में उन्होंने खेला ज़रूर है, मगर सीपीएल में कोई उनकी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखिए, वही बात है परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं ना, थी। जो टीम में नहीं होता ना, वो बहुत अच्छा होता है। जब नसीम शाह टीम में थे, तो यार निकालो उसे, यॉर्कर नहीं आती, पिट्ठू बॉलर है, मार खाता रहता है वगैरह फलाना। अब वो टीम में नहीं, अब टीम में आ गए वो। जब वो टीम में नहीं थे, तो ये था कि भाई वो हमें एक और सीमर चाहिए, एक और सीमर चाहिए वगैरह कर आके उन्होंने हारिस रऊफ मार खाई, तो नसीम शाह की रील्स बनना शुरू हो गई। तो वही बात है कि जो टीम में नहीं होता वो बेस्ट होता है। बाबर आजम जब टीम में थे, तो उनकी भी मीम्स बनती थी ना। एशिया कप ऑफ हुआ, बाबर आजम की रील्स ऑन हो गई, लोग बनाने एडिट्स करने लगे, वो कवर ड्राइव देखो, और 152 फॉर जीरो वाला फिर बनना शुरू हो गया। वो एक एक जर्नलिस्ट हैं, वो बड़े नामवर, वो ट्वीट कर रहे हैं कि बाबर आजम ने जो है वो अपने लिए 50 बनाई टेस्ट में, और अब वो टी20 में आ गए। अपने लिए क्या मतलब? हाँ, तो भाई इसके खेलता बंदा अपने लिए ही ना यार। नहीं, तो वो 50 आप हटा दें, तो आप तो इनिंग्स डिफीट हो गए थे। हाँ, अगर आप 68 का आपका टारगेट दे रही है टीम, उसमें से आप चले उनको हटा दें, वो सेल्फिश इनिंग खेल के चले गए, तो टीम ने क्या किया? आप तो हम्म, 18 रन दे रहे होते, आप तो 10 विकेट से हारते मैच, हम्म, यू नो। तो कहने का मतलब ये कि जब आपका ये इस तरह का माइंडसेट हो ना कि जो अगर कोई बंदा परफॉर्म कर भी रहा है या करने की कोशिश भी कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, तो फिर आप वही वाली बात है ना, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कोई एक बंदा अपने लिए खेल रहा है वर्सेस कोई टीम के लिए खेल रहा है? अगर आपकी टीम ही माठी है, हम्म। तो वो अपने लिए ही खेलेगा ना कोई भी प्लेयर। भाई इनिशियली बंदा अपने लिए ही खेलता है। वो अब बात सेल्फिश। हारिस को कर लेते ना सेलेक्ट, वो तो टीम के लिए खेल रहे थे। हारिस ने वही बात टीम है ना, आप ये डिसाइड कर लो ना कि आपने हारिस ने टीम के लिए खेला ना, सेक्रीफाइस भी किया, एग्रेसिव क्रिकेट भी खेली, गालियां भी खाई, सब कुछ किया, बाहर हो गए वो। तो कर लो भाई फिर। या तो फिर आप इतनी पेशेंस रखो कि भाई ऐसे प्लेयर को आप रिवॉर्ड दो। नहीं तो रिवॉर्ड देते, आप उसको खिलाते। आपने उस्मान खान को कैसे टीम में डाल लिया उसकी जगह? हम्म, बाय द वे बाबर आजम और मोहम्मद हारिस का कोई कंपैरिजन नहीं है, और ना ही बाबर आजम
मोहम्मद हारिस की जगह पर आए, उस्मान खान आए मोहम्मद हारिस की जगह पे, ठीक है? तो आप क्या वजह है? कोई लॉजिकल सेंस बता दें उस्मान खान को लाने की। इंटेंटफुल प्लेयर है। तो फिर वही वाली बात है, फिर इंटेंट से खेलते हैं वो। आप जब अब एक बंदा उस्मान खान देखेगा, देखिए यार, उस्मान खान ने भी तो सैक्रिफाइस किया ना यार। उसने अपना यूए का तो भाई कॉन्ट्रैक्ट आपने छोड़ा। उसको प्रॉपर चांस दिया ना नहीं फिर उसके यार, बाद। अब मोहसिन नकवी को, अब आप मोहसिन नकवी की पोजीशन में आके बैठे हैं। वो तो आपने उनको कन्विंस करवाया कि भाई आप छोड़ दो, आप आ जाओ पाकिस्तान टीम में। आपको थोड़ी बहुत तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी ना कि यार मैंने इस बेचारे का करियर बर्बाद करवा दिया। नहीं तो कैरियर क्या बर्बाद किया भाई, आपने इंग्लैंड की सीरीज दी, आपने आयरलैंड की सीरीज दी, आपने न्यूजीलैंड की सीरीज दी, तो वर्ल्ड कप दिया। आपने वर्ल्ड कप दिया, आपने सब कुछ तो दिया। आपने इवन ऑस्ट्रेलिया की सीरीज दी अभी। उसमें 50 मारिया था। हाँ, एक मैच में मारे उसने। साउथ अफ्रीका की सीरीज में शायद वो ड्रॉप हो गए थे T20 से। खेला था साउथ अफ्रीका सीरीज। साउथ अफ्रीका की सीरीज में वो शायद नहीं थे, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद ड्रॉप हो गए थे वो। फिर वो न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज में आ गए थे भाईजान। हाँ, तो आपने चांसेस दिए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिए। अरे वो तो चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में भी था। आपको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में भी थे उस्मान खान। हाँ, तो चांसेस तो दिए आपने, ऐसा तो नहीं है। अब बंदे ने चांस को ग्रैब नहीं किया सही से, तो ये तो उसका मसला है ना। मगर पॉइंट फिर वही आ रहा है ना कि भाई के अब बाबर हैं, उस्मान खान हैं, नसीम शाह हैं, अब्दुल समद हैं, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है कि ये T20 सीरीज में आ गए हैं, उन लोगों को रिप्लेस करके जिन्होंने एशिया कप में परफॉर्म किया है। भाई अगर फ़खर Well, जमान, performance is a very subjective term at this point. सब्जेक्टिव इन अ सेंस कि भाई कि अब अगर आपके टॉप 10 रन गेटर्स में 3 बैटर हैं, उसमें से 2 बाहर हैं, तो क्या कैसे आप जस्टिफाई करोगे? फ़खर जमान की फिटनेस का इशू नहीं है क्योंकि वो डोमेस्टिक खेल रहा है। 100 भी मारी है। ठीक है, वो 4 डे क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब है वो फिटनेस का मसला नहीं है उसकी। तो आप फिर मुझे रीज़न बताओ ना कि बाबर आजम कैसे फ़खर को रिप्लेस कर सकते हैं, या उस्मान खान हारिस को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, रिगार्डलेस कि वो उनकी क्या परफॉर्मेंस थी एशिया कप में, हारिस की क्या परफॉर्मेंस थी, जैसी जो भी परफॉर्मेंस थी। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि एक बंदे ने कुछ किया भी ना हो, कोई कोई आपको ऐसी ख़ास आपने इम्प्रूवमेंट दिखाई भी ना हो और आप वापस आ जाएं और आप आके रिप्लेस कर दें ऐसे बंदे को जिसने एक हाई लेवल टूर्नामेंट खेल के थोड़ा बहुत जो भी उसने परफॉर्म किया उसमें किया। हाँ। क्योंकि मसला गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि आपका मसला प्लेयर्स नहीं है, आपका मसला आपका प्लेइंग मेथड है। साहबजादा फरहान फॉर्म में होने के बावजूद भी 116 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, दैट इज़ योर कंसर्न। वो तो टिकटॉक बना रहे, फिर बनाते फिर रहे हैं। ठीक है, वो उन ये आपका आपका प्रॉब्लम साहबजादा फरहान या बाबर आजम या मोहम्मद हारिस नहीं है, आपका प्रॉब्लम वो माइंडसेट है कि एक बंदा फॉर्म में होने के बावजूद भी जो है वो एक हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेल सकता। या आपका प्रॉब्लम वो है कि आप आज तक ये नहीं डिसाइड कर पाए हो कि हारिस कौन से नंबर पे बेस्ट सूटेड है। हारिस जिस तरह की क्रिकेट खेलता है या जिस तरह की बैटिंग करता है उसकी टीम को कहाँ ज़रूरत है, आप ये डिसाइड नहीं कर पाए हो, ये आपका प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप आज तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि सलमान अली आगा बीइंग द कैप्टन बैटिंग ऑर्डर में कहाँ फिट इन होता है, उसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन किस नंबर पे है। और आपका ये भी प्रॉब्लम है कि सलमान अली आगा आपका बैट्समैन है या ऑलराउंडर है। ठीक है, वही ना। अब आप देखें ना कि सलमान अली आगा T20 में, पहली बात तो ये कि वो कैसे T20 में आ गया, आज तक यही किसी को समझ में नहीं आई ये बात। उन्होंने खुद ने कहा T20 में ऐसा, PSL में कौन से उन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं जिसकी वजह से वो T20 में आ गए वो। अब जब से वो T20 में वापस आए हैं, ये उन्होंने T20 खेलना शुरू किया है, वो आपको स्टैट ज़रूर नज़र आएंगे कि जी कि वो अग्रेसिव खेल सकते हैं, वो 135 के स्ट्राइक रेट पे भी खेल सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। मगर वो टीम में कहाँ फिट इन हो रहे हैं, उनका कौन सा नंबर है, उनका क्या रोल है, ये किसी को भी नहीं पता। वो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब वही है कि हुसैन तलत को आप लेकर आते हैं, आप एशिया कप खिलाते हैं, प्रेशर मैचेस खिलाते हैं, फिर बाहर कर देते हैं, क्यों भाई? हाँ। खिलाओ उसको अब,
चांस तो दो प्रॉपर फिर उसको। अगले साल आपने T20 का वर्ल्ड कप खेलना है और आपको यही नहीं पता कि आपने आपके बंदे क्या हैं, बंदे कौन से हैं। मैंने तो इसीलिए एशिया कप के रिव्यू में बोला था कि भाई कि आप इसी स्क्वाड को ही कैरी करो। जब आपने डिसीजन ले लिया है, इन प्लेयर्स को आप बैक कर रहे हो, आपने आपने जब डिसीजन लिया है, इनको पिक किया है, आपने कुछ तो देखा होगा ना जो हमें नजर नहीं आ रहा, मगर आपने देखा होगा एबिलिटी। अगर आप उनको 1 से 2 सीरीज में बैक करने को तैयार नहीं है और आप हमें कह रहे हैं, बोर्ड हमें कह रहा है फैंस को कि जी आप इनकी ट्रोलिंग मत किया करें, आप इनको सपोर्ट करें। अबे तो आप अपनी हरकतें तो देखो। 1 सीरीज के बाद आप प्लेयर्स को बाहर कर देते हो, फिर आप कहते हो उनकी ट्रोलिंग ना करें। हाँ, क्या बोला जाए? इतना बोलने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो तो चले, हम लोग आज का सेशन रैप अप करते हैं। आप लोग बताएं पाकिस्तान की स्टार्टिंग 11 क्या होनी चाहिए, किसको आप लोग फिट इन करते हैं? क्या उस्मान खान की जगह बनती है टीम में? हु विल बी द विकेट कीपर फॉर पाकिस्तान? इन सब के जवाब आप कमेंट्स में बताएं। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।